नमस्कार, आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। मेरा नाम रूबिका लियाकत है और आप देख रहे हैं भारत 24 पर द रूबिका लियाकत शो। आज शो की शुरुआत होगी हिंदुस्तान की शक्ति से। पीएम मोदी के भाषण से क्या संदेश गया जनता तक और क्या संदेश पीएम ने पहुंचाया विपक्ष तक, इस पर बात होगी। इसके बाद बात दुनिया में हो रही भारत की जय जयकार की, रुपए के बढ़ते रुतबे की आज बात करना जरूरी है। युआन और डॉलर का मुकाबला करते हिंदुस्तान की बात मैं आज करूंगी। फिर बात ज़ंस्कार माउंटेन रेंज की चोटियों पर लिखी गई वीर गाथा की, कश्मीर घाटी में भारत के सूरमाओं के शौर्य की बात, उनके अदम्य साहस को सलाम करने वाली बात, और फिर संसद में चल रहे हंगामे और विपक्ष की रणनीति पर बात। सवाल तीखे होंगे और जवाब भी मांगा जाएगा, सरकार से भी और विपक्ष से भी। और अंत में बात होगी उस बेहद जरूरी चीज की जिसके बगैर जीना संभव नहीं, दिल्ली सरकार के उस विभाग की जो दम तोड़ने के करीब पहुंच गया है। लेकिन सवाल उन सरकारों से भी होंगे जो दिखावा कुछ करते हैं और असलियत में कुछ करते हैं। लेकिन आज सबसे पहले बात होगी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के उस भाषण की जो अब से कुछ देर पहले उन्होंने इस कार्यक्रम के बाद जनता के सामने रखा था। भारत मंडपम, ये वो प्रगति मैदान का कन्वेंशन सेंटर है जिसे आज नाम दिया गया भारत मंडपम। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जब जनता के सामने आए, और ये जनता कौन थी, ये कोई रैली नहीं थी, यहां कोई बीजेपी के कार्यकर्ता या बीजेपी के लिए काम करने वाले लोग मौजूद नहीं थे, यहां हिंदुस्तान को रिप्रेजेंट करने वाले लोग मौजूद थे। और हर एक सेक्टर से, हर एक फ्रेटर्निटी से यहां पर इस ऑडिटोरियम में लोगों को इनवाइट किया गया था, उनमें से मैं भी एक थी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जब वहां पहुंचे तो सबने खड़े होकर उनका इस्तकबाल किया। और ये जो ऑडिटोरियम इस वक्त आप देख रहे हैं, यहीं पर मैं मौजूद थी। 7,000 लोगों के बैठने की यहां पर व्यवस्था है। शानदार तरीके से इस भारत मंडपम को तैयार किया गया था और इसीलिए शायद आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के अल्फाजों में, उनके लफ्जों में वो इतराना भी था, वो कॉन्फिडेंस भी था। और वो कॉन्फिडेंस इस बात को लेकर था कि मैं आया 2014 के बाद और देखिए मैंने ये करके दिखाया है। उन्होंने बकायदा गिना और ये बताया कि हिंदुस्तान किन किन जगह पर नंबर 1 है, हिंदुस्तान में वो कौन कौन सी जगह है जो नंबर 1 पर है। चाहे वो गुजरात की वो सबसे बड़ी स्टैच्यू ऑफ यूनिटी की बात हो, या फिर सबसे ऊंचाई पर मौजूद हमारा मोटरेबल रोड हो, या फिर ये कन्वेंशन सेंटर हो। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने जो किया उसका कॉन्फिडेंस आज उनकी बातों में झलक रहा था। उनको इस बात का कॉन्फिडेंस था, यकीन था कि भारत को उन पर यकीन है। और यही वजह है कि वहां पर वो ये कहने से जरा भी संकोचाए नहीं कि अगले टर्म में जब आऊंगा, यानी तीसरे टर्म में, जब मुझे सत्ता सौंपी थी 2014 में, तो 10 नंबर पर थी हिंदुस्तान की अर्थव्यवस्था। और फिर तंज भी कसा, कहा कि 10 नंबर ही थी। लेकिन अब आज जब मैं आपसे बात कर रहा हूं तो दुनिया की 5वें नंबर की अर्थव्यवस्था हिंदुस्तान की बन चुकी है। और मोदी यहां नहीं रुके, फिर इससे आगे गए और उन्होंने कहा कि जब तीसरे टर्म में आऊंगा, तो वहां जितने भी लोग मौजूद थे एक बार के लिए आश्चर्यचकित रह गए कि तीसरा टर्म तो अभी आया नहीं है। लेकिन मोदी का वो कॉन्फिडेंस था, वो ये कह रहे थे और जब तीसरे टर्म में आऊंगा तो इसे दुनिया की 3 बड़ी अर्थव्यवस्थाओं में, यानी हिंदुस्तान को, भारत माता को, हिंदुस्तान को 3 बड़ी दुनिया की अर्थव्यवस्थाओं में से एक करके साबित करूंगा। क्या कहा था उन्होंने, और आप उनके हाव भाव, उनके कॉन्फिडेंस, उनके शब्दों के चयन पर जरूर गौर कीजिएगा। सुनिए कि हमारे पहले टर्म की शुरुआत में भारत वर्ल्ड इकोनॉमी में 10वें नंबर पे था। जब मुझे आप लोगों ने काम दिया तो हम अब 10 नंबर ही थे।
दूसरे टर्म में आज भारत दुनिया की 5वीं सबसे बड़ी इकोनॉमी है। और ये ट्रैक रिकॉर्ड के आधार पर, बातों बातों में नहीं, ट्रैक रिकॉर्ड के आधार पर मैं कह रहा हूं, मैं देश को ये भी विश्वास दिलाऊंगा कि तीसरे टर्म में दुनिया की पहली 3 इकोनॉमीज में एक नाम भारत का होगा। यानी तीसरे टर्म में पहली 3 इकोनॉमी में गर्व के साथ हिंदुस्तान खड़ा होगा। दोस्तों, थर्ड टर्म टॉप 3 इकोनॉमी पर पहुंच के रहेगा भारत। और ये मोदी की गारंटी है। और इसके बाद आप जानते हैं उस पूरे ऑडिटोरियम में मोदी के नारे लगने लगे। लोगों को उनकी बात पर यकीन हो चला। और फिर कह रही हूँ, ये कोई पॉलिटिकल रैली नहीं थी, ये बीजेपी के कार्यकर्ताओं को संबोधन नहीं था। वहाँ पर चाहे वो बिजनेस जगत के लोग हो, टाटा थे, अंबानी थे, अडानी थे वहाँ पर, या फिर आमिर खान से लेकर जो बॉलीवुड की तमाम बड़ी हस्तियाँ हैं वो मौजूद रही हों। ये सिर्फ इन दोनों को ही नहीं, वहाँ पर यूट्यूब इन्फ्लुएंसर्स थे, वहाँ पर लघु उद्योगों को आगे लेकर चलने वाले वो तमाम बिजनेसमैन मौजूद थे, अलग अलग सोशल वर्क करने वाले वो तमाम बड़े नाम मौजूद थे। उन सब के बीच प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अपने काम का जो कॉन्फिडेंस है वो दिखाया, वो जताया और गिन के बताया। उसके बाद उन्होंने तंज किया विपक्ष पर। उन्होंने कहा कि हर बार जब कुछ नया काम होता है, क्योंकि अब 21वीं सदी का भारत है और यहां कुछ ऐसी चीजें हैं जो पुरानी है और उनको अब बेहतर करना, उनको एक रीस्ट्रक्चरिंग उसकी करना बहुत ज़रूरी है। लेकिन जब आप वो रीस्ट्रक्चरिंग का काम करते हैं, उसके पुनर्निर्माण का काम करते हैं, तो बहुत अड़ंगे लगाए जाते हैं। उन्होंने कर्तव्य पथ का जिक्र किया। उन्होंने कहा अब दबी जुबान में कर्तव्य पथ जब देखता है विपक्ष या वो टोली, उस टोली का उन्होंने जिक्र किया कि वो जब टोली देखती है तो दबे जुबान में कहती है काम तो अच्छा हुआ है। और फिर उन्होंने ये कहा कि जहां खड़े रहकर मैं ये बात कह रहा हूं, हो सकता है कुछ दिनों बाद वो टोली में से कोई एक यहां आकर भाषण भी दे, क्योंकि ये हमने ऐसा कर दिखाया है सुविधा के लिए, फैसिलिटी के लिए। सुनिए। दरअसल कुछ लोगों की फितरत होती है हर अच्छे काम को रोकने की, टोकने की। अब आपको याद होगा जब कर्तव्य पथ बन रहा था तो न जाने क्या क्या कथाएं चल रही थी। फ्रंट पेज पर, ब्रेकिंग न्यूज में क्या कुछ चल रहा था। अदालत में भी न जाने कितने मामले उठाए गए थे। लेकिन जब अब कर्तव्य पथ बन गया, वे लोग भी दबी जुबान में कहने लगे यार अच्छा हुआ है, कुछ देश की शोभा बढ़ाने वाला है। और मुझे विश्वास है कुछ समय बाद भारत मंडपम के लिए भी वो टोली खुल करके बोले या ना बोले, लेकिन भीतर से तो स्वीकार करेगी। और हो सकता है किसी एक समारोह में यहां आकर के लेक्चर देने भी आ जाएंगे। मैं फिर कह रही हूं, आप कॉन्फिडेंस देखिए। मैं तीसरे टर्म में आऊंगा, मैंने देश को उस प्रगति की राह पर लाया है और मैं आंकड़े गिनकर बता देता हूं।
और जो लोग रोक रहे हैं, टोक रहे हैं, उन पर भी उन्होंने तंज कसा। ये जो कॉन्फिडेंस है, ये कैसे आ रहा है? वो क्या कह रहे हैं कि आंकड़ों में भी है, मैं सिर्फ हवाई बातें नहीं कर रहा हूं। तो वो ग्रोथ वाली आंकड़े की स्टोरी अब आपके सामने मैं रखूंगी, लेकिन उससे पहले एक दिलचस्प किस्सा आपके सामने रखती हूँ। हालांकि ये केवल एक किस्सा भर नहीं है, इसमें एक तल्ख हकीकत भी छिपी हुई है, और ये किस्सा है गौतम बुद्ध के ज़माने का। तो भाई क्या हुआ, एक बार बुद्ध एक विहार पहुंचे। विहार यानी वो जगह जहां पर भिक्षु एक साथ रहते हैं। बुद्ध भी ऐसे ही एक विहार गए हुए थे। विहार के भिक्षु आसपास के गांव जाते हैं, वहां से जो भिक्षा मिलती है उसे मिल बांट कर फिर खा लेते हैं। ये एक सिस्टम हुआ करता था। तो बुद्ध भी उन लोगों के साथ भिक्षा मांग कर लाए। आमतौर पर यह होता था कि जिस पोटली में भिक्षा का अन्न मिल जाता था या मिला हुआ होता था, उसे सब लाकर विहार में ज़मीन पर रख देते थे। मगर बुद्ध ने देखा कि यहाँ पर सारे भिक्षु अपनी अपनी पोटलियाँ दीवार की खूंटियों पर टांग रहे हैं, लटका रहे हैं। उन्हें बड़ी हैरानी हुई। उन्होंने पूछा कि ये पोटली नीचे क्यों नहीं रखी हुई है, ये ऊपर क्यों टांग रहे हो भाई? तो उन्हें बताया गया कि यहाँ एक चूहा है, बहुत बदमाश चूहा है। वो इतनी ऊंची छलांग लगाता है कि खूंटियों पर टंगी पोटलियों को वो एक झटके में फाड़ देता है। उछल उछल कर वो पोटली में छेद कर देता है और फिर अनाज लेकर चला जाता है। बात थोड़ी अजीब थी। बुद्ध ने सोचा कि एक चूहे में इतनी ताकत कहाँ से आ गई भाई, कि इतनी ऊंची छलांग लगा दे या इतना ऊंचा उछल जाए। लेकिन उन्होंने खुद देखा कि थोड़ी देर बाद ये चूहे जनाब जो हैं, मोटे ताजे से बिल से निकलते हैं। जो पोटलियाँ ऊंची खूंटी पर टंगी होती हैं, छलांग लगाकर उसमें छेद करते हैं। और वो छेद भी ऐसा छोटा मोटा नहीं, मामूली नहीं, बड़ा छेद। चूहे की इस हरकत से पोटली का अनाज बिखर जाता है और चूहा आराम से अनाज खाने लग जाता है। उन्होंने भिक्षुओं से कहा कि इस चूहे को इतनी ताकत कहाँ से मिल रही है, इसका पता लगाना बहुत ज़रूरी है। चलो इसका पीछा करते हैं। सबने देखा कि थोड़ी दूर उसका एक बिल था, जिसमें वो अपनी मस्त चाल से घुसता चला जा रहा था। बुद्ध ने अपने साथियों से कहा कि आओ इस बिल को खोदते हैं, पता तो लगाना है। तो जब बिल खोदा गया तो उसमें बहुत सारा सोना मिला। बुद्ध ने कहा इसे निकाल लो, अब चूहा परेशान नहीं करेगा। अगले दिन यही हुआ। जब चूहे के आने का वक्त हुआ तो सबने देखा जो चूहा मस्ती में आता था, आज उसकी चाल में थकान थी, एक्साइटेड नहीं था, उसमें उत्साह भी नहीं था। और जब चूहे ने पोटली की ओर उछलने की कोशिश की तो उससे वो छलांग भी नहीं लगी। ये कहानी मैं आपको इसीलिए सुना रही हूं कि बिना धन के किसी की कद्र नहीं होती। ना आदमी की कद्र होती है, ना किसी संस्था की कद्र होती है, ना देश की। आप पड़ोस की हालत देख लीजिए, पाकिस्तान की। मैंने कल इसी द रूबिका लियाकत शो में इसका जिक्र भी किया था। पाकिस्तान आर्थिक रूप से तबाह है। दुनिया में इस वजह से उसकी क्या हैसियत है, इसका जिक्र खुद पाकिस्तान के वजीर आजम के मुंह से आपको सुनना चाहिए। चूहे जैसी हालत इस वक्त पाकिस्तान की भी है। वो जो चूंटी बराबर ममालिक थे वो हमसे कहीं आगे निकल गए, जिनको हम कभी किसी ज़माने में हम पाया हकारत से देखते थे या ये समझते थे कि ये क्या है, आज वो कहीं हमसे आगे चले गए माशी दौड़ में, समाजी दौर में। और हम आज 75 साल बाद आज कशकोर लेके फिर रहे हैं। और हम इधर देखते हैं तो कर्जा, इधर देखते हैं तो कर्जा, उधर देखते हैं कर्जा, पीछे देखते हैं कर्जा। आज हम किसी दोस्त मुल्क में जाते हैं तो वो कहते हैं ये आए हैं मांगने के लिए। टेलीफोन किसी को करते हैं तो वो समझते हैं ये मांगेंगे हमसे। कायदे आजम ने इसलिए तो इतनी बड़ी तहरीक नहीं चलाई थी। चूहे की हालत आप समझ रहे हैं ना। और
इस चूहे का सोना कहाँ जाया गया है? आतंकवाद को पालने पोसने में, भारत के खिलाफ दुश्मनी करने में। पाकिस्तान और भारत एक साथ आजाद हुए थे, अपना सफर एक साथ शुरू किया था। लेकिन आज पाकिस्तान किस गर्त में जा गिरा है और भारत किस मुकाम पर है? मैं आपको आंकड़े बता देती हूं और फख्र कीजिएगा, आनंद लीजिएगा। पहले आप प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के एक बयान को सुनिए, जिसका जिक्र वो देश से लेकर विदेश तक के मंच पर बहुत ही गर्व और फख्र के साथ करते हैं। तीसरे टर्म में दुनिया की पहली 3 इकोनॉमीज में एक नाम भारत का होगा। यानी तीसरे टर्म में पहली 3 इकोनॉमी में गर्व के साथ हिंदुस्तान खड़ा होगा। दोस्तों, थर्ड टर्म टॉप 3 इकोनॉमी पे पहुंच के रहेगा भारत, और ये मोदी की गारंटी है। फिर कह रही ना, इस कॉन्फिडेंस की वजह आंकड़े हैं जो दिख रहे हैं। ऐसे ही कोई इतना कॉन्फिडेंस में नहीं बोल देता है। हमारे देश की इकोनॉमी की ये रफ्तार पूरी दुनिया के लिए इस वक्त एक मिसाल है और दुनिया के लिए सीखने लायक सबक भी है। इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड या अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष IMF ने वर्ल्ड इकोनॉमिक आउटलुक में माना है कि मौजूदा वित्तीय वर्ष में भारत की GDP उसके अनुमान से भी बेहतर कर रही है। IMF ने अंदाजा लगाया था कि मौजूदा वित्त वर्ष में भारत की जो GDP है वो 6.1% रह सकती है। यह अप्रैल में अनुमान लगाया था, उस अनुमान से भी 0.2% ज्यादा है। IMF के वर्ल्ड इकोनॉमिक आउटलुक के मुताबिक 2022 में दुनिया की GDP 3.5%, मौजूदा साल 2023 में 3% रहने का अंदाजा है, जबकि अगले साल 2024 में भी दुनिया की GDP सेम यानी 3% रहने का अनुमान है। ये दुनिया की अर्थव्यवस्था है। दुनिया की GDP जहां थी वहीं रहेगी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का जो बयान आपने अभी सुना कुछ सेकंड पहले, उसमें वो क्या कह रहे थे कि भारत अब दुनिया की 5वीं बड़ी इकोनॉमी बन चुका है। मैं दुनिया की इन्हीं 5 अर्थव्यवस्था की हालत इस वक्त आपको बताती हूं। अमेरिका की GDP बीते साल और इस साल करीब 2% थी, लेकिन अगले साल घटकर 1% रह जाएगी। चीन के आंकड़े भी आप देख लीजिए, 2022 में 3%, इस साल 5.2% और अगले साल 4.5%, मतलब वहां भी कमी आएगी। तीसरे नंबर की अर्थव्यवस्था जापान 1% के आसपास घूम रहा है ये आंकड़ा, वहां भी अगले साल कमी आएगी। चौथे नंबर पर जर्मनी है, इसकी इकोनॉमी इस साल माइनस में जा रही है, अगले साल जरूर ये 1.3% तक पहुंच सकती है, 1.3% तक रह सकती है। अब 5वीं बड़ी अर्थव्यवस्था यानी मेरे भारत की बात सुनिए, आंकड़े देखिए आप। 2022 में 7.2%, इस साल 6.1% और अगले साल 6.3%, इस साल से भी ज्यादा अगले साल का आंकड़ा। इन आंकड़ों को मैं आपके लिए थोड़ा और आसान कर देती हूं। आप दुनिया के इन 5 बड़ी अर्थव्यवस्था की हालत एक साथ देखिए। ये 5 बार इस वक्त आपके सामने है। हमारी इकोनॉमी इनमें सबसे ज्यादा बड़ी दिख रही है। अभी आपको दिखाती हूं मैं। कहते हैं ना कि बिना अर्थ सब व्यर्थ, धन के बिना सब बेमतलब। अब सारी दुनिया भारत की ग्रोथ स्टोरी की तारीफ कर रही है। जाहिर है हम अपने भविष्य के तरफ और चमकदार होने के दावे और वादे देखना भी चाहते हैं और उम्मीद उसकी पूरी होते हुए भी देखना चाहते हैं। IMF के अलावा दुनिया की जिन बड़ी बड़ी संस्थाओं ने भारत की GDP के बारे में आंकड़े दिए हैं वो भी आप जान लीजिए, जैसे UN ट्रेड एंड डेवलपमेंट कॉन्फ्रेंस यानी UNCTAD, इसने क्या कहा है, मौजूदा वित्त वर्ष में भारत की GDP 6% रहेगी। वर्ल्ड बैंक कहता है 6.3% रहेगी। जो रेटिंग एजेंसी है मूडी, वो उसके मुताबिक 5.5%, और S&P ग्लोबल रेटिंग ने ये कहा है कि 6% रहने वाली। और ये महज आंकड़े नहीं हैं। GDP का बढ़ना हर देशवासी के लिए खुशखबरी है। जब किसी देश की GDP बढ़ती है तो उस देश में ज़्यादा रोजगार पैदा होते हैं, देश का खजाना भरता है,
सरकार के पास ज्यादा पैसा आता है, विकास के काम ज्यादा होते हैं, बुनियादी ढांचे जैसे सड़क, रेल, रक्षा, स्वास्थ्य और शिक्षा के अलावा लोगों की भलाई पर ज्यादा खर्च हो सकता है और इसी वजह से आम लोगों के पास ज्यादा पैसे आने के चांसेस बढ़ जाते हैं, गरीबी कम हो जाती है। मैंने पहले भी कहा था कि धन में बड़ी ताकत होती है, धन होगा तो मन की बात होगी। मैंने आपको पाकिस्तान की कंगाली की बात बताई। जिस देश के पास पर्याप्त धन नहीं होता, घाटा या कर्ज बढ़ जाता है, उसकी हालत कैसी होती है, उसे जानने के लिए आप ये तस्वीरें देख लीजिए। इन देशों में उनके नेताओं के पास या तो विजन नहीं था या भ्रष्टाचार इतना था जिससे इन देशों के लोगों की जिंदगी नर्क बन गई। लोग एक एक पैसे के लिए परेशान हैं और महंगाई के कारण घर चलाना मुश्किल हो रहा है। ऐसे में लोग अगर सरकार के खिलाफ प्रदर्शन नहीं करेंगे, उससे जवाब नहीं मांगेंगे, तो बताइए क्या करेंगे। लोगों के गुस्से की वजह पाकिस्तान में इमरान खान को जाना पड़ा कुर्सी छोड़कर, श्रीलंका में महिंदा राजपक्षे को जाना पड़ा कुर्सी छोड़ के। धन की मार और धन की चमक अलग होती है, मानिए। पूरी दुनिया में किस्सों और कहानियों और ग्रंथों में धन को किसी भी देश और समाज की हैसियत का आईना माना गया है। इसीलिए जब भारत चमक रहा है, हमारी जीडीपी बढ़ रही है, तो इसका असर दुनिया भर में निवेशकों पर होता है। आईसीआईसीआई सिक्योरिटीज की रिपोर्ट कहती है मार्च 2023 के बाद से पिछले 4 महीनों में विदेशी निवेशकों ने भारत में 1.5 यानी 1.5 ट्रिलियन रुपए का 1.5 ट्रिलियन रुपीस का इन्वेस्टमेंट किया है। यह रकम दुनिया के किसी भी देश के किए गए निवेश से ज्यादा है। जाहिर है दुनिया का भरोसा भारत पर बढ़ रहा है और भारत दुनिया का ग्रोथ इंजन बनकर सामने आया है। और इसीलिए आपको दोनों हाथ उठाकर भगवान से, अल्लाह से प्रार्थना करनी चाहिए कि यहां राजनीति होती है, होती रहे, जो भी सेंटर में रहे आए, वो हिंदुस्तान की इस प्रगति को और रफ्तार से आगे लेकर जाए। आमीन।